Good morning student. Today we will study lesson number 4 in history, the Mughals. आज हम लोग मुगल डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हो, पिछले क्लास में मैंने डिस्कस भी किया था, मुगल डायनेस्टी के बारे में हमारी थोड़ी सी चर्चा हुई थी। तो अब हम लोग जानकारी लेंगे मुगल रूल इन इंडिया। जैसा कि भारत में मुगल साम्राज्य जो था उसकी स्थापना किसने की थी? जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। इट मीन्स वी कैन से दैट जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर वाज द फाउंडर ऑफ द मुगल एम्पायर इन इंडिया। भारत में मुगल वंश की स्थापना की थी जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर ने। ही ट्रेस्ड हिज lineage to Taimur on his parental side and Changiz Khan of his maternal side. At a young age of 18, he succeeded his father to the throne of Fargana, a small principality in Troxonesia. यानी कि 11 वर्ष के उम्र में जहीरुद्दीन बाबर जो था वह फरगना का शासक बन बैठा। देखो यहाँ पर बाबर का जो शासन काल था वह एक बहुत अच्छा माना जा सकता है, क्योंकि एज द रूलर ऑफ फरगना बाबर वाज फोर्स्ड टू डिफेंड हिज किंगडम अगेंस्ट द फॉरेन इन्वेशन। यानी कि विदेशी आक्रमणकारियों से उसने बहुत अच्छी तरह से मुकाबला किया। ही कैप्चर्ड काबुल इन 1504। काबुल देश पर आक्रमण करके उसने काबुल को जीता 1504 में। बाबर गॉट दिस अपॉर्चुनिटी इन 1524 when Daulat Khan Lodi, the powerful Afghan governor of Punjab, asked Babur to help him and defeat Ibrahim Lodi, the Sultan of Delhi. दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को डिफीट करने के बाद वह एक बहुत अच्छा शासक बन बैठा। और जब पानीपत का फर्स्ट बैटल हुआ, इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत फॉट ऑन 20 अप्रैल 1526, दिस विक्ट्री मेड बाबर the master of central India and led to the founding of the Mughal Empire in Indian subcontinent. पानीपत की लड़ाई जो 1526 में हुई, उसमें बाबर जो था वह कंप्लीट रूप से एक बहुत मजबूत शासक के रूप में उभरकर सामने आया। बाबर डिफीटेड राणा सांगा, द रूलर ऑफ मेवाड़, इन द बैटल ऑफ खानवा। खानवा के युद्ध में उसने राणा सांगा को पराजित किया 1527 में, which helped him establish his control over northern India. His conquest of the Gwalior, Mewat, Dholpur further strengthened his position. जब उसने ग्वालियर को जीता, खानवा को जीता, या फिर नॉर्थ इंडिया में उसने मेवाड़, धौलपुर, इन सारे राज्यों को जब जीतने का काम किया तो उसकी साम्राज्य और जो सैन्य शक्ति थी डे बाय डे वह इंक्रीज करती गई और अंत में वह एक बहुत बड़ा शासक बन बैठा। बाबर डाइड इन 1530। बाबर की मृत्यु कब हो गई? 1530 ईस्वी में। उसने अरेबिक और पर्शियन भाषाओं में कुछ पुस्तकों को लिखा। हिज ऑटोबायोग्राफी, उसका ऑटोबायोग्राफी लिखा हुआ कौन सा था? तुजुके बाबरी। और बाबरनामा रिटन इन तर्किश लैंग्वेज, जिसे किसे लिखा गया? किसमें लिखा गया? तर्किश लैंग्वेज में। In this book, he described the flora and fauna of India in great details. इन पुस्तकों में उसने फ्लोरा और फौना के बारे में, यानी कि वन्य प्राणी जीवन, पेड़ पौधों के बारे में अध्ययन किया और उसने लिखा। तोप बनाने की जो पद्धति थी, यानी कि टैंक बनाने की पद्धति थी, वह ऐसा कहा जाता है कि सर्वप्रथम बाबर ने ही विकसित किया था। He is also credited with having made the gunpowder popular. यानी कि गन पाउडर, बारूद बनाने का आविष्कार जो था, खोज जो था, वह बाबर के समय का ही माना जा सकता है। इसके बाद बाबर की मृत्यु के बाद उत्तराधिकारी कौन हुआ? हुमायूं। इसका शासनकाल जो था वह 1530 to 40 रहा। आफ्टर हिज डेथ बाबर वाज सक्सीडेड बाय हिज सन नासरुद्दीन मोहम्मद, बेटर नोन एज हुमायूं। जब वह मर गया तो उसका उत्तराधिकारी लड़का जो था हुमायूं, वह गद्दी पर बैठा। एंड ही फेस्ड ए सीरीज ऑफ प्रॉब्लम्स आफ्टर ascending द थ्रोन। बहुत सारी उसने समस्याओं को फेस किया। क्या समस्याएं थी? कि हिज फादर हैड डिवाइडेड द एनेक्स टेरिटरीज बिटवीन हिम एंड हिज ब्रदर्स। उसके पिता जो थे वह संपत्ति का बंटवारा उसके अपने भाइयों में भी कर दिए थे, जिसमें कामरान था, काबुल का शासक था, कांधार, अस्करी, गॉट संबल, हिंदाल, गॉट अलवर एंड मेवात। Kamran, the most ambitious of his brother, never let him live in peace.
Moreover, Humayun had to face the hostility of Afghans. हुमायूं को हमेशा अफगान शासकों से दुश्मनी का सामना करना पड़ा. Though Humayun was initially successful against both them, Bahadur Shah soon wasted back Gujarat and Malwa, and Sher Shah proved to be a more formidable enemy as he defeated the Humayun. देखो चौसा में जो युद्ध हुआ था कनौज में 1539 और 1540 में, तो दिस डिफीट्स फोर्स्ड हुमायूं टू फ्ली टू काबुल एंड देयर आफ्टर पर्सिया वेयर ही टुक शेल्टर अंडर ही सैफेविड सान तमस्क. तो उस युद्ध के बाद क्या हुआ कि हुमायूं जो था वह कहां चला गया? काबुल में. इसके बाद हमारा डायनेस्टी आया शेर शाह सूरी एंड द सूर डायनेस्टी. शेर शाह सूरी ऑल्सो कॉल्ड द शेर खान वाज द सन ऑफ ए स्मॉल जागीरदार फ्रॉम जौनपुर. शेर शाह सूरी जो था वो जौनपुर का शासक था. हिज ओरिजिनल नेम वाज फरीद खान, जिसका नाम जो था वह क्या था? ओरिजिनल नाम वह फरीद खान था. ही किल्ड ए टाइगर, उसने एक शेर को मारा था. विच बेयर हैंड्स, निहत्थे हाथों से, मतलब कि बिना कोई हथियार का यूज किए उसने एक शेर को मारा था. एंड ही एमर्ज्ड एज ए स्ट्रॉन्ग रूलर ऑफ बिहार एंड ऑक्युपाइड द थ्रोन ऑफ दिल्ली इन 1540. उसने दिल्ली पर कब्जा किया 1540 में. शेर शाह रूल्ड ए वास्ट टेरिटरी एक्सटेंडिंग फ्रॉम रिवर झेलम इन द वेस्ट टू रिवर ब्रह्मपुत्रा इन द ईस्ट एंड इंदुज एंड द हिमालय इन द नॉर्थ, एक्सक्लूडिंग काश्मीर, मालवा, राजस्थान टू रिवर नर्मदा इन सेंट्रल इंडिया. यानी हम कह सकते हैं कि मध्य भारत में उसने बहुत सारे जगहों को जीता. रिवर ब्रह्मपुत्र इन द ईस्ट, इंदुज, हिमालय इन द नॉर्थ, एक्सक्लूडिंग काश्मीर. ही पेड ग्रेट अटेंशन टू द ग्रोथ ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, यानी कि वह व्यापार और व्यवसाय के क्षेत्रों में उसका बहुत बड़ा योगदान रहा. और उसने सैन्य अपनी आर्मी को, यानी कि सैन्य शासन की व्यवस्था जो थी उसको भी उसने काफी चुस्त दुरुस्त रखा. द वेलफेयर ऑफ पीपुल वाज वन ऑफ हिज प्राइम कंसर्न्स, यानी कि लोगों के कल्याण के लिए भी उसने बहुत सारे कामों को किया. आप यहाँ पर बुक में देख रहे हो कि द टॉम्ब ऑफ शेर शाह सूरी लोकेटेड इन सासाराम बिहार. शेर शाह सूरी का जो मकबरा है जो सासाराम बिहार में, वो आपको बुक में दिखाई दे रहा है. उसने क्या किया? क्वाइंस को बनाया, सिक्का का निर्माण करवाया. ही स्ट्रक द क्वाइंस कॉल्ड रुपया. रुपया क्वाइन का उसने निर्माण करवाया, मेड ऑफ गोल्ड, जो सोने के बने होते थे. सिल्वर एंड कॉपर इन प्लेस ऑफ मिक्स्ड मेटल क्वाइंस, यानी कि मिश्र धातु के जो सिक्के बनते थे उन मिश्र धातु के सिक्कों के जगह पर उसने गोल्ड के बने सिक्कों, सिल्वर के बने सिक्के और कॉपर के बने सिक्कों को निकाला. एंड ही बिल्ड एन एक्सेलेंट नेटवर्क ऑफ रोड्स, सड़कों का उसने एक जाल तैयार करवाया जिसका हम लोग उल्लेख पीछे भी पढ़ चुके हैं, जिसको हम लोग जीटी रोड, ग्रांड ट्रंक रोड के नाम से जानते हैं. जीटी रोड इज स्टिल इन यूज ऑफ बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान. उसने भारत से लेकर, उस समय भारत पाकिस्तान का बंटवारा नहीं हुआ था, और भारत से पाकिस्तान तक, यानी कि वाराणसी से लेकर पेशावर, कश्मीर, पाकिस्तान में उसने सड़क का निर्माण करवाया. यात्रियों के आराम करने के लिए उसने बहुत सारे इन सरायों का निर्माण करवाया. लोगों को आराम करने के लिए उसने बहुत सारे सराय के साथ साथ वैसे बाग बगीचे और गार्डन्स का निर्माण करवाया जहां पर लोग आराम से अपने जीवन यापन कर सकें. एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द शेर शाह सूरी, प्रशासनिक व्यवस्था जो थी वो शेर शाह सूरी के दौरान वो बहुत अच्छी मानी जा सकती है. शेर शाह सूरी ने अपने एक छोटे से मंत्रिमंडल में परगना का निर्माण कर रखा था, तो उसमें कुछ उसने विभागों का बंटवारा कर रखा था. देयर वेयर द डिफरेंट डिपार्टमेंट्स डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग इन हिज इंटायर एडमिनिस्ट्रेशन परगनास. दीवान ए वजारत, दीवान ए वजारत, इट मीन्स वी कैन से दैट दिस डिपार्टमेंट वाज क्रिएटेड टू हैंडल फाइनेंशियल मैटर, यानी कि वित्तीय संबंधी, पैसा लेन देन से संबंधित जो भी व्यापार का काम होता था या जो भी हमारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होते थे, उस विभाग को देखने का काम कौन करता था? दीवान ए वजारत. दीवान ए अर्ज, दीवान ए अर्ज क्या करता था? तो हेडेड बाई आरजे मुमालिक, इट वाज मिलिट्री डिपार्टमेंट. मिलिट्री डिपार्टमेंट यानी कि सैन्य व्यवस्था को देखने का काम कौन करता था? तो दीवान ए अर्ज. दीवान ए इंसा, दीवान ए इंसा वर्किंग एज ए सेक्रेटेरिएट इज इशूड रॉयल ऑर्डर्स. राजकीय सम्मान के ऑर्डर जो भी होते थे, यानी कि जो भी आदेश निकलते थे दरबार से,
वो दीवान ए इंसा का वर्क था। उसके डिपार्टमेंट का हेड कौन था? दबीर। इट मीन्स वी कैन से दैट द हेड ऑफ दीवान ए इंसा वाज दबीर। दीवान ए रसालत हेडेड बाय सदर। दीवान ए रसालत का हेड कौन था? सदर। दिस डिपार्टमेंट डेल्ट विद द रिलीजियस एंड फॉरेन अफेयर्स मैटर्स, यानी कि यह विदेशी मामलों को देखता था। दीवान ए कजा हेडेड बाय काजी वर्क अंडर दिस डिपार्टमेंट, यानी कि दीवान ए कजा जो था उसका हेड जो कौन था? वो काजी होता था। देयर वेयर टू इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स एट द सरकार लेवल, यानी हम कह सकते हैं कि सरकारी स्तर पर दो विभाग बनाए गए थे। सिकदर ए इंसदरान द मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, यानी कि उसके समय में सिकदर ए इंसदरान जो था वह लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने का काम करता था। और मुंसिफ ए मुंसफियान सुपरवाइज द रेवेन्यू कलेक्शन। मुंसिफ ए मुंसफियान डिपार्टमेंट में जो था वह रेवेन्यू कलेक्शन यानी कि कर संग्रह करने का वह काम करता था। सिकदर टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, आपके बुक में देखो यहां दिया है पेज नंबर 170 में। सिकदर टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, सिकदर जो डिपार्टमेंट था, विभाग जो था, वह लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने का काम करता था। अमीन टू कलेक्ट रेवेन्यू, अमीन का क्या काम था? रेवेन्यू कलेक्ट करने का। मुंसिफ टू लुक आफ्टर जुडिशियल मैटर, यानी मुंसिफ का क्या वर्क होता था? तो जुडिशियल मैटर यानी कि जो भी न्याय संबंधी जो भी काम होते थे वो देखने का काम मुंसिफ के जिम्मे होता था। इट मीन्स वी कैन से दैट द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेरशाह सूरी वाज वेल बेटर, बहुत बढ़िया व्यवस्था थी उस समय की। शेरशाह एबॉलिश द सिस्टम ऑफ लैंड लॉस्ट एंड मिडिल मैन इन हिज रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि प्रशासनिक व्यवस्था में जो उसने मिडिल मैन यानी कि बिचौलियों की व्यवस्था थी, दलालों की व्यवस्था थी, उसको उसने समाप्त किया। His revenue management is compared with the modern रैयतवाड़ी settlement. It means we can say that his रैयतवाड़ी settlement यानी कि जो भी उसके जमीनों का सेटलमेंट जो था उसको उसने रैयतवाड़ी सेटलमेंट का नाम दिया। टोडरमल contributed greatly to the development of the revenue policy of Shershah. During the rule of Shershah, peasant had also to pay जारिबाना and मुहालिना टैक्स कलेक्शन चार्ज, यानी कि उसके समय में किसान जो थे वो दो प्रकार के करों को देते थे, मुहसिलाना एंड जरिबाना। द रेट्स ऑफ द चार्ज वेयर 2.5% एंड 5% रेस्पेक्टिवली। इनका रेट ऑफ चार्ज कितना था? तो 2.5% एंड 5% रेस्पेक्टिवली इनका रेट ऑफ चार्ज था। Keen of increasingly the efficiencies of his army, Shershah personally supervised the recruitment of the soldiers and paid them directly. यहाँ पर आपके बुक में ये बोल रहा है कि शेरशाह सूरी जो था वह अपने सैन्य शासन की व्यवस्था में सीधा आर्मी सैनिकों की बहाली जो था वह खुद अपने सुपरविजन में करता था। एंड ही रिवाइव्ड अलाउद्दीन खिलजी सिस्टम ऑफ ब्रांडिंग द हॉर्सेज दाग एंड कीपिंग एंड डिस्क्रिप्टिव रोल ऑफ सोल्जर चेहरा। दाग और चेहरा प्रथा को उसने इंट्रोड्यूस किया था, लागू किया था। मेजरमेंट सिस्टम जो था तो बोल रहा है कि ही इशूड ए लार्ज